बच्चों दो नोट और देखो बच्चों 5-5 रुपए के। पहला है ए डॉट बी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या, दूसरा ए डॉट बी की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है क्या। तो पॉजिटिव तो चलो ठीक है, क्योंकि सुनना ए का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, बी का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो और cos थीटा निकाल रहे हो। ए डॉट बी का मतलब यही हुआ ना। तो मैग्नीट्यूड में तुमने ये पढ़ा है कि ये पॉजिटिव होता है, हमेशा मैग्नीट्यूड की खास बात ये है कि पॉजिटिव लेते हैं। बी का मतलब भी क्या है बच्चों, ये पॉजिटिव होता है। बात आती है cos थीटा, अब ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो हमने एक खास बात पढ़ी थी बच्चों की cos थीटा की वैल्यू -1 से कहाँ तक होती है बच्चों, +1। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री वाला लेक्चर अगर तुमने ढंग से पढ़ा है तो यहाँ पर एक छोटा सा मैं डेमो बता देता हूँ। ये जो एंगल होता था 0 होता था, ये 90, ये 270 और ये 180, और 0 से पहले वाला कितना है बच्चों, -90। ठीक है ना। अब सुनना, 0 पर तो ये क्या होता है बच्चों, 0 पर ये होता है +1, और 270 पर क्या होता है बच्चों, ये -1। तो इसका मतलब अगर मैं बिल्कुल पीछे ले जाऊं ये -180 पर, तो यहाँ पर भी क्या हो गया बच्चे, -1 हो गया, नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, सुनना कि एक तो ये 0 पर क्या हो जाता है बच्चों, +1 हो जाता है। ठीक है ना। तो 0, 90 और यार गलत कर दिया मैंने, ये 180 हो गया और ये 270 हो गया और यहाँ पर ये 360 हो गया है ना। तो 180 पर क्या हो जाता है बच्चे, -1 हो जाता है। अब 180 पर -1 का मतलब क्या हो गया, सोचना। कोस के डायग्राम में खास बात ये पता चल रही है कि 0 से लेके 90, यही है ना, 0 से 90, तब तो ये पॉजिटिव रहता है क्योंकि y डायरेक्शन पॉजिटिव है। लेकिन जैसे 90 से ये कहाँ पर आ जाता है बच्चों, 180 पर, ये सारी वैल्यू क्या है बच्चों, ये नीचे की तरफ आ रही है ना, तो मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन है। तो एक चीज़ पता चल गई है, अगर तुम 0 से 90 हो cos थीटा तो ये पॉजिटिव हो, लेकिन अगर 90 से 180 आ जाए, 90 से 180, तब ये क्या हो जाता है बच्चों, नेगेटिव। और इससे आगे भी तो एक चीज़ पता चल गई है कि अगर तुम थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी ले लो तो ये बच्चों नेगेटिव हो जाता है, और अगर थीटा की वैल्यू तुम 90 से छोटी ले लो तो ये पॉजिटिव हो जाता है। सही है क्या बच्चों। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव की बात करेंगे तो यहाँ पर लिख देता हूँ थीटा की वैल्यू <90, तो यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ लिख देता हूँ थीटा की वैल्यू <90। तो बीच में एक स्टार आ जाता है कि ए डॉट बी की वैल्यू 0 किस पर होगी, तो 0 होने के लिए मैं बता दूं थीटा की वैल्यू क्या काफ़ी है बच्चों, 90। सही है ना, चलेगा बच्चों। तो ये कंसेप्ट था, एक सिंपल सा नोट। ये बच्चों कंपटीशन विंडो के हिसाब से याद रखने वाली चीज़ है। ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर में भी ये मैंने चीज़ बता रखी है डायग्रामिकल, लेकिन आज ये यहाँ पर यूज़ भी आया है। तो पता चला अपन ने वो चीज़ पढ़ी थी यहाँ के लिए, है कि नहीं बच्चों। तो ये इसको भी उतारो बच्चों, ये वाला नोट भी। ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। बच्चों क्वेश्चन देखो, ए और बी है, हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर मतलब एंगल की वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए बच्चों, 90। तो बच्चों वही काम हो गया क्या कि तुम्हें यहाँ से निकालना है cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए बच्चों, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले में रखोगे और आंसर इसका 0 लाना है, क्योंकि cos 90 पे तो 0 होता है। चलो देखते हैं कैसे आएगा। अगर तुम ए डॉट बी करते हो तो ए डॉट बी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 4 दूनी 8 प्लस -2 × 3 प्लस -2 × 1, तो 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, -2। क्या आंसर 0 आ गया क्या ए डॉट बी की वैल्यू। तो मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत ही नहीं है, cos थीटा वैसे ही 0 आ गया, और cos की वैल्यू 0 कितने पर होती है बच्चों, cos 90 पर। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। तो ये जो कहानी थी वो ए डॉट बी की थी। तो मैंने बताया ना बच्चों, केवल ए डॉट बी ही निकालना उद्देश्य नहीं है, ए डॉट बी तो निकाल सकते हो तुम, ये रहा फॉर्मूला, सीधा ऐसा काम करा पर ने। एक तो ये चीज़ भी उठाई, लेकिन बोला कि एंगल भी निकालना के लिए पूछे या फिर ऐसे प्रूफ करने के लिए दे, तब भी कर सकते हो। अच्छा मान लो मैं इसमें से मिसिंग कर दूँ, ये -2 की जगह मैंने क्या लिख दिया बच्चों, प्लस का n लिख दिया, और बोला कि ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। पहले उतार लेना बच्चों, ये सारा बोर्ड पे है ना, मैं हट जाता हूँ थोड़ा। क्या बोला बच्चों मैंने कि हमारे पास ये जो cos थीटा बराबर ए डॉट बी है और ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड है, अगर मैंने n की वैल्यू रख दी, सॉरी -2 को हटा के n रख दिया और बोला कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, क्या बोल दूं मैं, गिवन दैट ए परपेंडिकुलर टू बी, अगर ऐसा हो जाए तो हमें फाइंड
एन निकालना है कि एन की वैल्यू क्या होगी, ये मैग्नीट्यूड है बच्चों ना, एन एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो हमें ए परपेंडिकुलर बी के लिए केस पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, 0। मतलब ए डॉट बी की वैल्यू अपॉन ए का मैग्नीट्यूड अपॉन बी का मैग्नीट्यूड क्या है, इसको 0 में भेज दूँ तो ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो सुनना 4 × 2 प्लस n × 3 प्लस -2 × 1 बराबर क्या आना चाहिए बच्चों, 0। तो 4 दूनी 8, 3n माइनस का 2 बराबर 0। 8 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों, 6 + 3n बराबर 0। और 3n बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, -6। तो n की वैल्यू -6/3, आंसर आ गया -2। क्या वही था क्या बच्चों, पहले चेक कर लो एक बार। तो यहाँ पर बच्चों एक और नोट हमारे सामने आ जाता है, ठीक है, जरा देखो, ये उतार लेना। ये डॉट प्रोडक्ट की कहानियां चल रही गाँव वालों, है ना। तो एक और कहानी हमारे सामने क्या आ जाती है, वो कहानी ये है कि अगर थीटा की वैल्यू 0 आ जाए तो ए डॉट बी का क्या हाल होगा, ये निकालना है ना। तो ए डॉट बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1। तो एंगल 0 का मतलब होता है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट इन दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। और अगर थीटा की वैल्यू क्या आ जाए बच्चों, 90, तो ए डॉट बी बराबर क्या आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और cos 90। तो ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, पूरा 0। और अगर कुछ और देखें, थीटा की वैल्यू क्या ले ले बच्चों, 180 डिग्री ले लूँ मैं, तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा बच्चों, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड और cos 180। और cos 180 की वैल्यू माइनस में होती ही नहीं होती है, तो ये इसका आंसर आ गया बच्चों। तो 3 नोट और लिख लो, ऊपर क्या डाल देता हूँ बच्चों में, नोट 30 रुपीज़। कितने रुपए खर्च कर लिए बच्चों, 30 और 30 60 और 70 रुपये खर्च हो गए बच्चों सुबह सुबह के टाइम पे, ठीक है। उतारो बच्चों, ये भी सारा इंटरेस्टिंग था सारा। बच्चों देखो, तुमने a प्लस बी को क्या बोलते थे, याद है तुम, आर वेक्टर बोलते थे। और अगर यही आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोलते थे, मतलब a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, और इसका फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, होता नहीं होता। तो ये भी एक नोट हो गया कि ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है जरा समझना, हमारे पास ऐसे दे दिया जाए कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर आ जाए a माइनस बी के, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा ये निकालना है, ठीक है ना। चलो, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। a माइनस बी का मैग्नीट्यूड मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस आएगा ना बच्चों, माइनस है तो माइनस का 2ab cos थीटा, ये अपन पढ़ चुके हैं। अब a स्क्वायर से a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया। अब तुम सोच रहे हो सर यहाँ पर अंडर रूट होता था, तो बच्चों ये स्क्वायर रूट से पहले स्क्वायर रूट भी कटा होगा, फिर a स्क्वायर सब काट देते तो क्या बचेगा बच्चों, 2ab cos थीटा बराबर माइनस का 2ab cos थीटा। अब ये 2ab से 2ab भी कट गया, क्या माइनस का बचा बस, तो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का cos थीटा, इसको उधर लेके आ जाऊँ तो cos थीटा प्लस का cos थीटा, ये एक इक्वेशन बन रही बच्चों, यहाँ 0 बचेगा तो क्या आ जाएगा 2 cos थीटा बराबर 0, और cos थीटा की वैल्यू भी क्या आ जाएगी बच्चों 0, क्योंकि 2 तो 0 में चला जाएगा, या 2 कभी 0 होता नहीं है। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 नॉट इक्वल टू 0, तो क्या बचेगा cos थीटा 0, और cos की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो बच्चों 90 डिग्री। तो क्वेश्चन 2 प्रकार के, या तो इन दोनों के बीच में एंगल निकालो या प्रूफ करो a प्लस बी परपेंडिकुलर है किसके, a माइनस बी के, ऐसे तो कर सकते हो ना तुम। तो उतारो बच्चों ये भी। अगर इसी के साथ ऐसा बोल दिया जाए कि ऐसा तुम्हारे पास दिया हुआ है, तो ए और बी में एंगल बताओ, किसमें बच्चों, ए और बी में क्या एंगल है, तब क्या करोगे तुम, यही प्रोसेस करते हुए गए, यहाँ पर आए, यहाँ पर ए से बी नहीं काटा, क्या करा तुमने देखना, तुम अगर ऐसा कर दो तो ये 2ab cos थीटा
ये 2ab cos थीटा, बस आगे क्या था माइनस, इन सबको इधर लेके आओ, तो 2ab cos थीटा और प्लस का 2ab cos थीटा बराबर क्या हो गया 0। तो क्या हो जाएगा बच्चों 4ab cos थीटा बराबर 0, और 4 तो 0 में चला गया, तो क्या बचेगा बच्चों ab cos थीटा बराबर 0। तो यहाँ पर cos थीटा ही तो चाहिए था, क्योंकि बच्चों ये किसका फॉर्मूला हो गया तुम्हें याद है, ये a डॉट b का फॉर्मूला हो गया है क्या, ab cos थीटा। और अगर मैं cos थीटा निकालूँ तो cos थीटा की वैल्यू क्या बनती है बच्चों हमारे पास 90। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ a और b के एंगल में भी क्या है 90, तो a परपेंडिकुलर है किसके बच्चों b के। उतारो सारा मज़ेदार, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों डॉट प्रोडक्ट की अपन ने जो बात करी उसकी खास बात क्या थी, आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के, क्या मिला था बच्चों 1। और अगर ऐसा आ जाए जैसे मुझे ए डॉट ए करना है, तब क्या आएगा ए का मैग्नीट्यूड और कॉस 0 ही आएगा ना, तो इसका मतलब इसको ए स्क्वायर लिख सकते हो क्या ए डॉट ए को, और ऐसे ही ए डॉट ए आ जाए तो उसको क्या लिख दोगे बच्चों ए क्यूब। तो ये हमारे लिए खास बात होगी, ऐसा कर सकते हैं अपन, ठीक है। इसी के साथ एक वेक्टर आता है बच्चों नॉर्मल यूनिट वेक्टर। अब नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या होता है सुनना, मान लें कि हमारे पास ये आई कैप है, तो इसका नॉर्मल वेक्टर या तो जे कैप होगा या फिर क्या होगा बच्चों के कैप होगा। नॉर्मल मतलब समझते हो बच्चों, लाम्बिक सदिश, क्या कहते हैं बच्चों इसे लाम्बिक सदिश है ना, या फिर अभिलंब सदिश। अभिलंब मतलब क्या होता है कि कोई भी बेस लाइन से अगर कोई वेक्टर ऐसे निकलता है ना 90 डिग्री पर, तो उसको अपन परपेंडिकुलर वेक्टर बोलते थे ना, लेकिन किसी के रिस्पेक्ट में अगर कोई निकल रहा है तब तो वो लाम्बिक सदिश हो गया या अभिलंबिक सदिश हो गया। इसे नॉर्मल यूनिट वेक्टर बोलते हैं, नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं। अगर यूनिट लगा दूँ तो नॉर्मल वेक्टर तो ये हो गया, इसे अपन क्या बोलेंगे नॉर्मल वेक्टर, और इसे अपन बोलेंगे सॉरी कैप लगा दूँ तो ये क्या हो जाता बच्चों नॉर्मल यूनिट वेक्टर। मतलब इसे अपन बोलेंगे अभिलंबिक सदिश, और इसे अपन क्या बोलेंगे अभिलंब का इकाई सदिश। क्या बोलेंगे अभिलंब का इकाई सदिश। तब इसमें अगर डॉट प्रोडक्ट करने लग जाऊं एन कैप डॉट एन कैप, तो आई कैप के लिए मान लेते हैं इसको छोड़ दो, ये एन कैप है, तो ये दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है ना, तो 0 बोलोगे, तो एन कैप का मैग्नीट्यूड और कॉस 0, तो क्या आएगा बच्चों 1.1.1। तो एक चीज़ पता चल गई है कि मैंने यहाँ पर अगर ऐसे लिखा ना एन कैप डॉट एन कैप, तो उसकी वैल्यू भी क्या आती है 1, और एन कैप का मतलब होता है नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल मतलब अभिलंबिक। तो जब अपन ऐसा करते थे ना बच्चों आई कैप जे कैप और के कैप, तो आई कैप के लिए जे और के दोनों परस्पर क्या है बच्चों क्या 90 डिग्री पर है या नहीं है, ये भी 90 डिग्री बन रहा है क्या यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पर भी क्या बन रहा है बच्चों 90 डिग्री। तब आई कैप के लिए ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, जे कैप के लिए ये दोनों है और के कैप के लिए ये दोनों, ऐसा मान सकते हो ना। तो फॉर्मूला बन गया बच्चों एक डायरेक्ट एन कैप डॉट एन कैप हमेशा 1। अब एन कैप का मतलब क्या है बच्चों आई कैप भी हो सकता है, जे कैप भी हो सकता है, के कैप भी हो सकता है, इन तीनों को परस्पर रिस्पेक्टिवली देखें। तो ये वाला फॉर्मूला क्या इसके आधार पर भी समझ सकते हो तो ठीक है। तो ये यहाँ पर खत्म होता है बच्चों डॉट प्रोडक्ट है ना। उतारो ये सारा वीडियो पोस्ट करके। अब हम किसकी बात करेंगे बच्चों, अगली हेडिंग क्या आती है हमारे पास सदिश गुणन या फिर क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। वही कहानी इसमें भी है बच्चों। देखो ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो बी का अगर इसमें प्रोजेक्शन करते थे तो बी cos थीटा आता था ऐसे, है कि नहीं है। और एक पोजीशन अगर मैं ऐसा करूँ इसके नॉर्मल पे दूँ,
क्या इसे मैं बोल सकता हूं क्या? नॉर्मल वेक्टर लाइन किसके अकॉर्डिंग बच्चों? ए के लिए। तो इसके लिए नॉर्मल वेक्टर क्या मान लेते हैं बच्चों? नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन कैप। ये तो पता है ना नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है। ये बी cos थीटा, तो ये क्या आएगा बच्चों? ये बी साइन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? बी साइन थीटा। अब सोचने वाली बात क्या है, ये एन कैप है ना, तो ये यहाँ पर जाएगा तो पता भी चल गया, मतलब इस बी की परछाई ए पे पड़ेगी तो ए को अच्छा लगा, हाँ भाई मेरे पे परछाई यही है। लेकिन बी की परछाई अगर उल्टी दिशा में पड़ जाए तब उसको संभालने वाला कौन है? सुनना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि बी की परछाई को संभालने के लिए ए वेक्टर था, लेकिन बी की यहाँ पर परछाई को संभालने के लिए कोई वेक्टर नहीं है, तो मैंने वो वेक्टर क्या मान लिया? एन कैप मान लिया। क्या मान लिया बच्चों? एन कैप मान लिया। तो ये दोनों सम्मिलित रूप से लिखे जाएंगे। अब सुनना क्या है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ए क्रॉस बी लिखना चाह रहा हूँ। तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या हो गया? ए का मैग्नीट्यूड तो आएगा ही आएगा, बी का मैग्नीट्यूड आएगा ही आएगा, और जैसे वहाँ पर cos थीटा आता था यहाँ साइन थीटा आएगा। साथ में एक चीज़ और, वो देखो कितनी अच्छी, ये एन कैप। मैंने बताया ना बच्चों, इसकी परछाई को संभालने के लिए एन कैप है, और ये ही एन कैप इसके साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा। तो डॉट प्रोडक्ट में तो ऐसा था कि डायरेक्ट परछाई मिली और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, तो ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड मिलके मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी मिली। लेकिन यहाँ पर ये स्केलर है, ये भी स्केलर है, मैग्नीट्यूड साइन भी स्केलर है, लेकिन एन कैप क्या है बच्चों? यूनिट वेक्टर है। सुनना, इन सभी को जो ये सब मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है, अगर इसके पीछे किससे मल्टीप्लाई कर दे बच्चों अपन, चाहे कुछ भी वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर ना, तब ये कौन सी क्वांटिटी बन गई बच्चों? ये बन गई वेक्टर क्वांटिटी। तो यही तो बात हो गई है कि जब भी तुम क्या करते हो बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, तो तुम्हें क्या मिलता है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। लेकिन अभी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए खास बात तो हमें पता ही नहीं चली कि वेक्टर क्वांटिटी तो है, मतलब हमें एक न्यू वेक्टर मिल रहा है। न्यू वेक्टर का मतलब दो चीजें, कौन कौन सी बच्चों? एक तो नया क्या मिला बच्चों अपन को? मैग्नीट्यूड, और एक नया क्या मिला बच्चों अपन को? डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो चलो हमारी घर की खेती है, हमारे घर में ही हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ये डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा बताने वाला। तो दिशा कौन बताएगा बच्चों? ये हाय हाय सॉरी, इतना सारा आप समझा के जो अभी बैठे हो, और समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन सुन के बड़ा मजा आया सब कि हो क्या रहा है। तो बच्चों एक बार शुरू से एक बार सोचो जरा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर बी का प्रोजेक्शन बी पर ए पर पड़ता तो वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होके उसको क्या बोल दिया गया कि भाई तू है डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक अलग वेक्टर बताने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए कोई वेक्टर भी मुंह नहीं लगा। जब वेक्टर नहीं मुंह लगा तो ये पूरी स्केलर बचा, तो इसे स्केलर क्वांटिटी बोल दिया गया। लेकिन मैंने ये बोला है यहाँ पर कि बी जो है अगर उल्टी दिशा में वर्टिकली अगर खड़ी लाइन पर प्रोजेक्ट हो जाए तो उसको संभालने वाला कौन है? तो उसको मैं बोलूँगा एन कैप। और एन कैप की खासियत मैंने पहले बता दी कि इस बेस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है, तो इसे अभिलंबिक सदिश या नॉर्मल वेक्टर बोलेंगे, या फिर इसे क्या बोलेंगे बच्चों अपन? अभिलंबिक सदिश। अभिलंब समझते हो ना? अभिलंब तुमने पढ़ा होगा बच्चों परावर्तन अपवर्तन में। तो ये नॉर्मल होता है लाइन, नॉर्मल, अभिलंब, इसे अभिलंब पर आई कोण, आर कोण, ऐसे कुछ होता था क्या? ये आई कैप जे कैप पे चल रहा साला। तो मतलब अभिलंब का मतलब तो यही है कि आधार से बना हुआ ये अभिलंब। अब सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये शक्ल मिटाऊँ, अच्छी नहीं लग रही मेरे को, राइटिंग बिगड़ जाती इससे। मैंने ये बोला कि अगर इसको संभालने के लिए कोई वेक्टर था तो वो क्या था? नॉर्मल यूनिट वेक्टर था। अब ये इसका पीछा नहीं छोड़ेगा क्योंकि इसको संभालना है इसको, तो ये भले किसी से भी जाके मुंह लगे, लेकिन एन कैप इसको अकेला नहीं छोड़ेगा क्योंकि ये एन कैप की अब शागिर्द हो गई है। एन कैप अब इसको अकेला नहीं छोड़ेगा, इसके साथ कोई भी अत्याचार नहीं होने देगा। मतलब ये बी साइन थीटा अत्याचार करवाने गया ए के पास, लेकिन एन ने इसका साथ नहीं छोड़ा। मतलब अभी भी एन इसको बोल रहा है कि मैं तुझे डायरेक्शन दे रहा हूं, चल मेरे पीछे, मैं तुझे डायरेक्शन दे रहा हूं। तो ये एन किसको बताता बच्चों? डायरेक्शन को। मैंने तुम्हें बताया ना, जब कोई दो क्रॉस प्रोडक्ट
और डॉट प्रोडक्ट भी होते हैं तो मैंने बताया वो स्केलर मिलेगा। स्केलर मतलब केवल मैग्नीट्यूड जो कि मिल रहा था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के टाइम पे एक वेक्टर क्वांटिटी मिली, इसकी वजह से उसी वेक्टर क्वांटिटी का मतलब हो गया नया वेक्टर मिला है। नया वेक्टर मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और एक अलग डायरेक्शन मिली है। अब मैग्नीट्यूड तो हमारे हाथ में है, लेकिन डायरेक्शन किसके हाथ में है, वो एन के अभी भी घमंड में जी रहा बच्चों। एन के अभी क्या कर रहा बच्चों, घमंड में जी रहा बच्चों। एन कैप क्या कर रहा है बच्चों, घमंड में जी रहा है बच्चों। अरे समझ में आ रहा है क्या मेरी बात? हाँ सर, चिल्ला क्यों रहे तो सुनो, मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, अगर मैंने ऐसा करा, ए वेक्टर है 2i के प्लस 3j के प्लस 4k के, एक बी वेक्टर है 2i के प्लस j के माइनस 3k के, ऐसा कुछ आ जाए। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करो तो 2 दूनी 4, 3 कम 3, 4 3 12, तो 4 3 7 कटा, आंसर आया 5। चेक कर लो बच्चों, हैंग नहीं हुआ बच्चों, चेक कर लो, वीडियो नहीं रुका बच्चों, चेक कर लो। सही है क्या? 2 दूनी 4, 3 कम 3 और 4 3 12, 12 में से 7 माइनस कर दो, 5 बचेंगे। लेकिन मुझे करना है क्रॉस प्रोडक्ट। जब क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो इसमें भी बच्चों वही रामायण आ गई क्या, आई कैप से जे कैप, आई कैप फिर जे कैप से आई कैप फिर के कैप से, ऐसे सब मल्टीप्लाई होंगे। तो जैसे वहाँ पर भी अपन आई जे के लिए कुछ अलग से गेम खेला था, वो भी चीज़ यहाँ पर भी खेलेंगे। तो चलो देखते हैं क्या है। ये है हमारे पास लाला की आई कैप, जे कैप और ये क्या है बच्चों, के कैप। तीनों की कहानी तुम्हें पता है ना बच्चों, तीनों परस्पर क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब समझते हो ना बच्चों, ये ऐसे 90 डिग्री, ये ऐसे 90 डिग्री और ये ऐसे थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये हो गया। इसको भी क्या बोलूँगा बच्चों मैं, 90 डिग्री। तो जब ऐसा कुछ है तो सुनना, पहले मैं निकालता हूँ आई क्रॉस आई। अब आई क्रॉस आई का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, ये रहा, आई का मैग्नीट्यूड साइन 0 और एन कैप, फॉर्मूला ये ना, सही ना, आई का मैग्नीट्यूड। बच्चों ये फॉर्मूला हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का ना, तो ये याद रख लेना। अब समझ में तो आ गया होगा, अब ये याद रखने वाली बात हो गई है। सर ये ए कहाँ से आया, बी तो यहाँ गया, ए कहाँ से आया, तो बच्चों ये क्रॉस, ए को भी तो एक के साथ करना था ना क्रॉस, समझ में आ रही, इसलिए ए को लेना बहुत जरूरी है। अब इधर आओ, आई का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, साइन 0 की वैल्यू 0 और एन के भले कुछ भी हो, कोई फर्क पड़ता है क्या, क्योंकि पूरी की वैल्यू क्या होने वाली बच्चों, 0 होने वाली है। तो आई क्रॉस आई की वैल्यू क्या मिली है बच्चों, हमें आई क्रॉस आई की वैल्यू मिली है बच्चों मुझे 0। अरे बच्चों 0। ऐसे ही अगर तुम जे क्रॉस जे निकालते हो वो भी 0 मिलेगा, और के क्रॉस के निकालते हो वो भी 0 मिलेगा। अरे हाँ कि ना। तो सर ये एन कैप की खास बात बताओ ना, ये खटक रहा दिमाग। तो मैं बताता हूँ बच्चों, अगर तुम केवल आई कैप को घूरते हो तो इसके लिए नॉर्मल कौन कौन है, आई के लिए एक तो नॉर्मल ये भी है, आई के लिए नॉर्मल ये भी है। तो तुम इस एन कैप की जगह जे कैप भी रख सकते हो और के कैप भी रख सकते हो, सब जगह ये है। जब आई की बात करते हो तो एन कैप की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बच्चों, जे कैप और के कैप हो सकती है, और जब जे की बात करते हो तो आई कैप और के कैप हो सकती है। राइटिंग सही आनी चाहिए। और आई कैप और जे कैप। क्या मेरी बात समझ में आ गई गाँव वालों? तो ये तो मैंने इसके लिए मतलब उल्टा हो गया, डॉट में तो ये तो 1 1 होते थे, लेकिन इसमें तो ये चुनने पता चल गया ना क्यों बच्चों, वहाँ पर cos 0 1 होता था, यहाँ sin 0 0 होता है।